बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, अगरचे आज इतवार का रोज़ छुट्टी का दिन था, लेकिन हमारे यहाँ आप इसको खुशकिस्मती कहें या जो भी, लेकिन छुट्टी के रोज़ भी सियासी गहमा गहमी भी रहती है और ख़बरों में भी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के बाद अब मरियम नवाज साहबा के हवाले से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद वो भी लंदन जाने का इरादा रखती हैं। इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने इलाज की गर्ज से लंदन जाना है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ जो वहाँ पे मुलाकातें करने गए हैं, अहम मुलाकातें, उनमें मरियम नवाज़ भी शायद शामिल होंगी। बहरहाल देखें मरियम नवाज साहबा जाती हैं और वहाँ क्या करती हैं। इसके अलावा आइनी बेंचेस जो हैं उनकी तश्कील का मामला है, क्योंकि जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद अब पहला इजलास मंगल को बुला लिया गया है। देखते हैं कि उससे क्या जो है वो सामने आता है, चीज़ें तफसीलात उसकी क्या सामने आती हैं। फिर स्मोग ने जिस तरह से ख़ास तौर पे लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों को अपनी लपेट में लिया हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे अमरीकी इलेक्शन के हवाले से। इसके अलावा साइड लाइन पे PIA की निजकारी के हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तज़कियाकार जनाब काज़मी साहब। थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि सियासी आज, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि छुट्टी के रोज़ भी हमारे यहाँ सियासी मामला तो रहते हैं, तो ये जो ख़बरें आ रही हैं कि शायद मरियम नवाज़ भी लंदन चली जाएँ, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इलाज के लिए जाएंगी या एजेंडा कुछ और है? देखिए, खबर तो यही आ रही है कि उनका कोई गले का इन्फेक्शन है, जो एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था, और उसके इलाज के लिए वो जा रही हैं। दोनों सूरतों में देखें, अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करनी है और वो ये पाकिस्तान में रह के डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो भी मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अगर उनको सिर्फ अपने गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी लंदन जाना पड़ रहा है, तो वो भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अपने वालिद के नाम के ऊपर ये एक बड़ा कोई अस्पताल भी यहाँ पे बनवा रही हैं। कितनी दफ़ा ये लोग इक़्तिदार में रहे, अभी पूरे पाकिस्तान में ये कोई ऐसा अस्पताल या कोई ऐसा डॉक्टर भी पैदा नहीं कर सके जो इनके गले का इलाज पाकिस्तान में कर सके। तो ये दोनों चीज़ें इंतहाई परेशान कुन है, चाहे जो भी स्टोरी है। अगर वो इलाज के लिए जा रही हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी देखें, नवाज शरीफ साहब भी गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए PIA का जिक्र भी किया, जिसके हवाले से आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि मरियम बीबी की नज़र भी PIA पे थी और PIA को ख़रीद के एयर पंजाब बनाया जाए और टोक्यो फ्लाइट चलाई जाए, यहाँ पे फ्लाइट चलाई जाए। भाई, सेंटर में भी तो आपके अपने भाई की हुकूमत है, तो भाई से की हुकूमत नाअहल है, उससे PIA खरीदेंगी, और जो भतीजी है जो पंजाब में बैठी है वो PIA को मुनाफा बख्श बना देंगी। नहीं, तो लेकिन आप अंदाजा लगा लें। काज़मी साहब, उसकी तो तरदीद आ गई है ना, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब हुकूमत जो है बिल्कुल भी PIA लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, पर वो एयर पंजाब का तो मियां साहब ने खुद जिक्र किया ना कि एयर पंजाब उसका नाम तब्दील करके। नहीं, वो सर वो कहती हैं कि जी पंजाब, अपनी सूबा पंजाब नई एयरलाइन बनाएगा जिसका नाम एयर पंजाब होगा। जी चलें, वो नई बना लें एयरलाइन, पर मसला ये है कि चाचे की हुकूमत इतनी नाअहल है जो बनी बनाई एयरलाइन नहीं चला सकती, और भतीजी की हुकूमत इतनी अहल है कि वो एक नई एयरलाइन बना के खड़ी कर देगी। तो कहने का मकसद ये है कि जिस हालत में हमने PIA को पहुंचाया, तो उसमें भी इनकी अपनी हुकूमतें थी, अभी भी इनकी अपनी हुकूमत है। अगर सेंटर में इनकी हुकूमत एक एयरलाइन नहीं चला सकती, चलाने तो दूर की बात है, एक अच्छे अंदाज में उसको बेच भी नहीं सकती है। वो भी जो इन्होंने जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने है। तो पंजाब में जो इनकी हुकूमत है वो कैसे एक नई एयरलाइन बना लेगी और फिर उसको चला भी लेगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें भी सोचने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत। लेकिन काज़मी साहब, यहाँ पे आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर निजकारी जो हैं, वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान साहब, वो कहते हैं जी कि मेरे से पहले 25 वज़ीर रहे हैं निजकारी के, और तमाम हुकूमतें जो हैं, अब लोग जो मुझे मशवरे देने की कोशिश करते हैं, 25 वज़ीर इस महकमे के रहे हैं, उन्होंने तो कुछ ठीक नहीं किया। अब वो सारे ज़िम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हैं। मेरी ज़िम्मेदारी इसको ठीक करना नहीं, सिर्फ बेचना है। और आपने खुद, मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा था, आपने तो काफ़ी तफसीली प्रोग्राम भी किया PIA की निजकारी पे। तो क्या आप ये समझते नहीं कि वाकई ही PIA एक ऐसा इदारा बन चुका है कि जो अब निजकारी होने के बाद ही को ठीक काम करेगा? हुकूमत तो कोई भी हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की 1 से 12 की ज़्यादा की हुकूमत हो, या
तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, कोई भी उसको ठीक तो नहीं कर सकी। देखिए, इसमें इशू ये है कि इमरान साहब, ये टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। अगर इनकी अपनी जेब से पैसा जाए तो पीआईए की ये हालत ना हो। आवाम का पैसा है। अब कहा जा रहा है कि अगले 15 माह के अंदर मजीद 100 अरब का नुकसान हो जाएगा। अभी भी जो भी इसको खरीदेगा, ऑल्दो के पीआईए को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, 600 अरब की लाइबिलिटी हुकूमत ले लेगी, लेकिन जो शख्स आज भी पीआईए खरीदेगा, चाहे वो 1 रुपए की पीआईए खरीदे, तो इसका मतलब होगा कि वो 200 अरब और 1 रुपए की खरीद रहा है। 200 अरब का कर्जा भी वो ले रहा है, वो भी उसी ने पे करना है। तो जो ये यहाँ पे वो एक बड़ा पेंट की जाती है पिक्चर के, जनाब वो कौमी असासा है। भाई इस वक्त तो वो आपके पूरे, जिसे आप कह सकते हैं, निज़ाम फाइनेंस के ऊपर एक बोझ बने हुए है वो इदारा। तो जहाँ तक अलीम खान साहब का गिला शिकवा है, मेरे ख्याल में दुरुस्त उन्होंने फरमाया है। ये आपको पता है, निगरान दौर में भी इसके ऊपर बहुत काम होता रहा। फवाद हसन फौज साहब भी काम करते रहे, वो भी किसके बड़े करीबी हैं वो भी हमें पता है। तो इसमें सबका हिस्सा है, लेकिन इससे आप इस पूरे निज़ाम का, इस निज़ाम की बैंकरप्सी का अंदाजा लगाएं कि ये कितना इखलाकी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे बैंकरप्ट निज़ाम है कि ये एक चीज को बेच नहीं सकता, उसके लिए भी कोई प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बना सकता। तो ये चलाएंगे कैसे उसको? वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जिनसे बेची नहीं जा रही उन्होंने चलानी कैसे है। अच्छा काज़मी साहब, अब आ जाते हैं ज़रा थोड़े से आइनी मामलात की तरफ। 26वीं तरमीम पर अमल दरामद का आगाज़ तो हो गया, जुडिशल कमीशन की तश्कील भी होगी। अब आप क्या समझते हैं कि परसों जब इसका पहला इजलास होगा तो उससे निज़ाम अदल पे क्या मुस्बत जो असरात हैं वो मुरतब होंगे? नहीं, देखें जी, 26वीं आईनी तरमीम तो इमरान याकूब साहब, जिस तरह आप जैसे जो सहाफ़ी हैं वो खामखा जो है हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के समरात तो आना शुरू हो गए। आपने गुज़िश्ता रात को इंतज़ार पंजोथा की तस्वीर नहीं देखी और उसकी वीडियो नहीं देखी? ये आईनी बेंच बन ही रहा है, तो लोगों के आईनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है ना इस मुल्क में। तो बिलावल साहब को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस 26वीं आईनी तरमीम में। और जिस तरीके से फिर ये सब कुछ चल रहा है, इसके अंदर आपको नून लीग की तरक्की का विजन भी नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको भुट्टो साहब की जमहूरियत भी नजर आ रही है, इसमें आपको बादशाह खान का अदम तशद्दुद का फलसफा भी नजर आ रहा है। ये जो इंतजार पंजोथा की तस्वीर है, इन तमाम सियासी जमातों को अपने मंशूर के ऊपर लगानी चाहिए। इसमें हमें MQM की रोशन ख्याली भी नजर आ रही है। इसमें हमें मुतवसत तबका जिसको रिप्रेजेंट करती है MQM, उनके ख्यालात भी नजर आ रहे हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम तो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो इन लोगों ने दिया है। जहां तक अब उस कमीशन की बात है, जो जुडिशल कमीशन के इजलास की आपने बात की, उसका जो मेकअप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में जब पहला इजलास होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। माजी में जो चीफ जस्टिस थे वो और हुकूमत एक साइड पे थे, वो उनका जो वजन था वो हुकूमत के पलड़े में था, एग्जेक्टिव के पलड़े में था। अब जब ये पहला इजलास होगा जिसमें याहिया अफरीदी साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, उसके अलावा शिबली फराज साहब भी हैं, अमीनुद्दीन साहब भी हैं, तो अब पता चलेगा कि चीफ जस्टिस साहब किस तरफ जाते हैं और क्या स्प्लिट आती है। जब वो स्प्लिट हमारे सामने आएगी तो फिर मेरे ख्याल में हम बेहतर तरीके से उसको फोरकास्ट कर सकेंगे कि चीज़ें आगे किस तरफ जाएंगी। काज़मी साहब, आप वैसे ही फजूल में ना हम जैसे साफ़ियों को और इतने अच्छे इदारों को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। इंतज़ार पंजोता साहब की बात ही कर लें। अब आप देखें किस तरह से पुलिस मुकाबला करके पंजाब पुलिस ने इतनी जवान मर्दी से अपनी जानों की परवाह ना करते हुए उन्हें छुड़वाया है, और फिर आपको उसमें भी उनको शाबाश देने की बजाय आप कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। नहीं, मैं तो यही बता रहा हूँ, मैंने खुदा ना खास्ता किसी मौके पे नहीं कहा कि हुकूमत ने कोई गलत किया। मैंने तो यही कहा कि ये पंजाब पुलिस का कारनामा है और उनकी तस्वीर बता रही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम का एक तरह से समरात हैं कि अब लोगों को भी समझ आ गई है कि लोगों के हकूक हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने। तो पंजाब पुलिस ने अपनी जान पे खेल के ना सिर्फ वो एक हाथ से बंदूक चला रहे थे इमरान साहब, वो दूसरे हाथ से कैमरे पे वीडियो भी बना रहे थे। तो मेरे ख्याल में ऐसी मुस्तनद पुलिस और जिस तरीके की उन्होंने कार्रवाई की है, हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये लोग इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं तो मैं और आप आराम से सोते हैं। देखें, जिन ममालिक में इतनी मुस्तनद पुलिस ना हो, पंजाब पुलिस जैसी पुलिस, तो वहां पे तो बड़ा मसला बनता है। आप लगाएं कभी चक्कर किसी स्कैंडिनेविया की कंट्री का, वहां पे बड़े मसाइल हैं। तो पंजाब पुलिस तो एक मशले राह है तमाम दुनिया की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा काज़मी साहब कि अकील मलिक साहब ने ये कहा है कि जी 27वीं आईनी तरमीम जो है उसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से कोई कानून शामिल नहीं किया जा रहा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कोई तैयारी की जा रही है 27वीं आईनी तरमीम की। तो आप क्या समझते हैं कि क्या 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी हुकूमत करवाने में कामयाब हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो उसमें एजेंडा क्या होगा? उसमें जी पहला एजेंडा ये होगा कि बंदा कोई अगर बाजियाब हो तो वो फ्रंट सीट पे कम से कम बाजियाब हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क में आइन और कानून इस तरह चल रहा हो और बंदे को पिछली सीट पे आपने रस्सियां बांध के बनाया। इशू ये है कि अकील साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बैरिस्टर साहब ने, हमारे भाई हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। मुझे तकरीबन जिस वक्त ये 26वीं आईनी तरमीम का सारा मसला चल रहा था तो मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत से पूछा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं वो अब हम निकाल रहे हैं, इसलिए कि हमें कुछ मसाइल हो रहे हैं, लेकिन वंस हम अदलिया वाला मामला हल कर लेंगे तो दूसरा जो टेक्स्ट है 27वीं आईनी तरमीम का वो हमने तैयार करके रखा हुआ है। उसमें बस हमने वो जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, डेट वगैरह चेंज करनी है। तो जो 26वीं आईनी तरमीम में लाने की ख्वाहिश थी चीज़ों की और जो चीज़ें निकाली गई वो उसका मसवदा एक तैयार है। अब उसके अंदर हतमी मसवदा क्या सामने आएगा, क्या ये उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मौलाना ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन मैं बैरिस्टर अकील साहब की बात को सेकंड करूंगा और इधर इस्लामाबाद में जो भी लोग हुकूमती सर्कल्स में थोड़ा बहुत खबर लेते हैं, तमाम दोस्त ये कंफर्म करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा तैयार है। अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा, हुकूमत की तो काफ़ी बातें होगी, अब थोड़ा सा अपोजिशन पे भी बात कर लेते हैं। राना तनवीर साहब जो वफाकी वज़ीर हैं वो तो आज फरमा रहे थे कि PTI जो है वो सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मन तहरीरकारों का टोला है। तो क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि वाकई ऐसा है? इशू ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो सकती है। उनकी सियासत के अंदर आपको इमेच्योरिटी नजर आती है। उनके वज़ीर आला की जानिब से आपको इंतहाई बचगाना किस्म के बयानात सुनाई देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई आप एक जमहूरी जमात हैं, आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए स्ट्रगल करें। लेकिन जो दोस्त हुकूमत के इनको मुल्क दुश्मन कहते हैं, जो इनको कहते हैं ये गद्दार हैं, तो अब इमरान साहब आपके मुल्क में जो आईनी बेंच बनेगा उसके अंदर ये गद्दार और ये दुश्मन बैठ के उस बेंच को बनाएंगे जो जुडिशल कमीशन बन रहा है। ये फिर उन गद्दारों को एक साथ बैठते क्यों हैं? उनको इम्पोर्टेंट कहते हैं कि मुल्क का जो चीफ जस्टिस हमने लगाना है उसमें भी बैरिस्टर गौर और साहबजादा हामिद रजा हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हैं और वो हमारे साथ बैठ के अगला चीफ जस्टिस लगाएं। इसी तरह अब शिबली फराज पे मुकदमे हैं, इसी तरह गौहर अयूब के ऊपर जो है दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, लेकिन वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बनाएगा बैठ के। इससे ज्यादा कोई मजाक हो सकता है इस मुल्क के साथ? तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी सोचने की जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें हैं ये एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें, आइन के वजूद को तस्लीम करें और जो जो आइनी किरदार है अपना उसके अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करें। काज़मी साहब, एक तरफ आपने राना तनवीर साहब की बात सुनी, दूसरी तरफ हमारी जो पंजाब की हर दिल अजीज़ वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहब हैं वो ये कहती हैं कि PTI की ख़वातीन जो हैं वो डील के बाद रिहा हुई हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर जिस किस्म के मुकदमात हैं, अगर आप PTI की ख्वातीन का ही जिक्र कर लें, अब हलीमा खान साहिबा को गिरफ्तार किया गया डी चौक के पास से, सारे कैमरास के सामने गिरफ्तार किया गया। उन पे जो मुकदमा है कि उनके पास बारूदी मवाद था जो उन्होंने आगे देना था जिससे पार्लियामेंट को उड़ाना था, और ये मुकदमा चला अदालत के अंदर और इसमें रिमांड भी हुआ और अभी भी ये मुकदमा चल रहा है। तो जिस किस्म के भोंडे मुकदमात बनाए जाते हैं दहशतगर्दी के और सारी क़यादत के ऊपर हैं, तो फिर डील आप उनको क्यों दे रहे हैं? अगर ये लोग इतने बुरे हैं, अगर ये दहशतगर्द हैं, मुल्क दुश्मन है, तो कौन इनको डील दे रहा है? इनसे पूछा जाए ना कि जनाब आप किसने इनको डील दी है? वफाक में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, कौन इनको डील दे रहा है? जो इनको डील दे रहा है हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इशू ये नहीं है कि डील कोई दे रहा है या नहीं दे रहा। कब तक ये इनको अदालतों के जरिए अंदर रख सकते थे? जब तक काजी फायज ईसा साहब थे, जो उन्होंने यहाँ पे आइन, कानून और इंसानी हकूक के साथ जो कुछ किया, जैसे उसका कत्ल किया आइन का काजी फायज ईसा ने और इंसानी हकूक का, तब तक तो लोगों को रखा जा सकता था। इद्दत जैसे भोंडे मुकदमे में भी बुशरा बीबी को 7 महीने रखा और इन टोटल 9 महीने वो जेल में रह के आई हैं। काजी फायज ईसा के जाने के बाद तो आपके सामने नजर आ रहा है कि वो अब नहीं हो सकता, और इसी वजह से इनको पता है कि जनाब वो अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा, तो ये आप कह रहे हैं कि जी डील हो रही है और डील हो गई। काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि PTI में जो बार बार इख्तलाफात की खबरें आती हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आती हैं, अब बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं जी इख्तलाफात तो होते हैं हर पार्टी में, PTI में भी हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई बात नहीं है।
तो आपकी अंदर की इतला क्या चल क्या रहा है पीटीआई में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इमरान साहब के पीटीआई के अंदर इख्तलाफात है और इंतहाई इमेच्योर तरीके से उनकी जमात को चलाने की कोशिश की जा रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई हैसियत नहीं है। देखिए जी, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। आप इमरान खान साहब से अगर कोई हट जाएगा तो उसकी तो सियासत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जमात के अंदर इख्तलाफात हैं, उसका तो अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 2 दिनों के अंदर आतिफ खान, जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, उनको अली अमीन गंडापुर ने 2 एंटी करप्शन के नोटिस दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने अभी तक पूरे सूबे में नून लीग की क़यादत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया, किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया जो इनके लोगों को घसीटते रहे। लेकिन अली अमीन ने सबसे पहले अगर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, किसी सियासी शख्सियत के खिलाफ, तो अपनी जमात के लोगों के खिलाफ वो कर रहा है। तो इससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जमात के अंदर इख्तलाफ है और जमात के अंदर जो है लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन क्या इससे उनका वोट बैंक टूट जाएगा? क्या इससे जमात टूट जाएगी? नहीं, उनकी जो बाइंडिंग फोर्स है वो इमरान खान साहब की ज़ात है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जमात को कोई नुकसान पहुंचेगा। बाकी ये है कि यकीनन उनकी जो इमेच्योर सियासत जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और अली अमीन साहब की तो बातें सुन के अब हंसी आती है, उसको तो संजीदगी से उसके ऊपर कमेंट करना भी मेरे ख्याल में वक्त का ज़या है। जिस किस्म का वो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनकी लड़ाई चल रही है जमात के अंदर लोगों से। काज़मी साहब, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक। काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि इख्तलाफात की तो आपसे से बात होगी, तो ये जो 6-8 दरों की बात की जाती है, इसका मतलब ये है कि 6 दरें बने या 8 दरें बने, वोट बैंक अगर इमरान खान का है तो उन दरों से फिर इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। नहीं, यकीनन कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हाँ, आपस में यकीनन जमात के अंदर इख्तलाफात ज़रूर हैं। वोट देखें, इस वक्त डायरेक्ट इमरान खान साहब की ज़ात का मेजॉरिटी लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत के आए हुए हैं, इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, ये तो कहीं पे आपको इलेक्शन कैंपेन में नजर नहीं आए। अली अमीन तो रूपोश था, अली अमीन तो सामने उस वक्त आया जब पता चला कि वो वज़ीर आला बन रहे हैं, तो उससे पहले तो वो कहीं पे नजर ही नहीं आए। ये तो बगैर पैसे लगाए हुए, बगैर कैंपेन किए हुए इमरान खान साहब के नाम के ऊपर असेंबलियों में पहुंच गए। आज ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के कोई जाता है, पार्टी को छोड़ता है, तो उसकी तो कोई सियासी हैसियत नहीं रहेगी। तो वो मैं उस बात पर बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब की ज़ात के आगे पीछे ही तहरीक इंसाफ की सियासत घूमती है। बाकी जो इख्तलाफात हैं वो इसी तरह फिलहाल तो चल रहे हैं जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। काज़मी साहब, हमारे साथ हम मौजूद हैं। सायरा बाबा भी 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। सायरा बानो साहब को भी, साहबा को भी साथ लेते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सायरा बानो साहबा, आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि ये जो पीटीआई में धरेबंदी की बात की जा रही है और इख्तलाफात की बात की जा रही है, तो क्या आप समझती हैं कि वाकई इस तरह का कोई मामला है या सिर्फ शोशा ही है? मैं कहती हूँ कि अगर ये जितने धड़े भी बना लें, जो पीटीआई है वो नाम है एक शख्स का। वो जो पीटीआई है, जो अवाम की मोहब्बत है, जो अवाम के जज्बात हैं, वो सारा कुछ है, वो एक शख्स के साथ अटैच है। अगर कोई धड़े वड़े बनाता भी है तो मैं नहीं समझती कि उससे पीटीआई को नुकसान होगा, इसलिए कि खुश होने वाले खुश हो लेंगे कि शायद वो समझ रहे होंगे कि इस तरह वो होगा। बाकी थोड़ी सी मतलब अगर आप शेर अफजल के बयानात देख लें, फिर उनके साथ एक उनकी पूरी सोशल मीडिया टीम, फिर बाकी देख लें, अब तो लोगों ने सब बताना शुरू किए। हाँ जी, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। एक ग्रुप सवाल उठाते है, दूसरा ये करते हैं, लेकिन बात मेरी वही है कि जो पीटीआई है वो एक शख्स का नाम ही है। बाकी अगर ये कर रहे हैं ऐसा, और जो कि आपको और मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत करते हैं, तो वो सिर्फ पार्टी कॉज को नुकसान ही उससे हो रहा है, उससे कोई अच्छा मतलब जिस तरह वो नहीं हो रहा। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप क्योंकि खुद सियासी मैदान की खिलाड़ी हैं, तो क्या आप ये नहीं समझती कि ये बदनसीबी है हमारे मुआशरे की कि यहाँ तमाम सियासी जमातें शख्सियत परस्ती पे चलती हैं? मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकती, पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली के बगैर नहीं चल सकती, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब के बगैर नहीं चल सकती, और अब पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर नहीं चल सकती। तो ये कोई मुल्क के फ़ायदे या सियासी जमातों के फ़ायदे की बात तो नहीं है? जी देखिए, ये पहली दफ़ा तो मतलब जिस तरह ये कि इस खाली पार्टी के साथ तो हुआ नहीं।
शुरू से ही ऐसे, और कौन सा हम लोगों की एज ए कौम तरबियत की है, किसने की है? अगर आप शुरू से जब से होश संभाले तब से ये हालात देखें तो वो कहते हैं ना कि खुद ही बुत तराशते हैं और फिर उसके बाद जब वो बुत दिलों में घर कर जाता है तो फिर उसको गिराने के दर पे होते हैं। तो ये तो पिछले 77 साल से ये चल रहे हैं ना। मतलब सच में कह रही हूँ कि एक जो शऊर होता है लोगों में, अगर कोई कहता है कि मतलब जिसको आप शऊर कहते हैं, आप मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों को मेरे से इख्तलाफ होगा, जो शऊर है वो जो एज ए कौम तरबियत है वो नहीं की। तो बस यही होता है कि एक लोग मसीहा या रहनुमा ही ढूंढते हैं कि वो कर ले, कि उसके पीछे या वो शख्स आएगा इन तमाम चीज़ों से रिहाई दिलाएगा। तो आपकी बात सही है, नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में फिर तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी ना। अगर आप हमारी पार्टी को भी ले लें तो, या बाकी पार्टीज को भी ले लें। काज़मी साहब, मैं अभी सामने एक होता है ना कि वो या तो स्काइप पर या कभी अभी जैसे आपके स्टूडियो में बैठी हुई होती, तो वो एक उस चीज का दूसरा वो होता है कि आमने सामने बैठ के इंसान सही तरीके से समझा सकता है। लेकिन ऐसे ही है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, और ऐसे ही कहते हैं। मैं नहीं समझती कि आगे कहीं जाके कोई तब्दीली आएगी या वो होगा। कौमों की ना कोई तरबियत की है, ना कोई शऊर दिया है, और शुरू से जो कुछ देखते आ रहे वही देखते आ रहे। अतर काज़मी साहब, आपने सायरा बानो साहबा की गुफ्तगू सुनी। वो कहती है बदकिस्मती तो ये है कि किसी ने कौम की ना तरबियत की, ना शऊर दिया, और ख़ुद ही बुत तराशते हैं और ख़ुद ही उनको तोड़ते हैं। तो आप क्या समझते हैं ये क्यों ऐसे हो रहा 77 सालों से हमारे साथ? मैं तो खुद अब इस वक्त अपना बुत तराश रहा था, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया क्वेश्चन करके। मसला ये है कि इस वक्त बात तो बिल्कुल सारा बानो दुरुस्त कर रही हैं। जब इस मुल्क में आइन हो और कानून हो तो फिर हमें बुत तराशने की जरूरत ना पड़े ना। मसला ये है कि जब हमने इस मुल्क के अंदर इस सरजमीन को सरजमीन बेआइन बनाया हुआ है, तो फिर हम छोटे छोटे बुतों के अंदर, छोटी छोटी सियासी शख्सियात के अंदर अपने मसाइल का हल ढूंढते हैं। दुनिया भर में जहाँ पे भी मसाइल हल होते हैं लोगों के, वो आइन और कानून की अमलदारी से होते हैं। जब तक वो नहीं होगी, किसी की भी हुकूमत आ जाए, चाहे वो कोई भी लीडर हो, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक सियासी जमात की बात कर रहा हूँ, हमने एक जो है ना कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि क्या हमने मुल्क को निज़ाम इंसाफ के मुताबिक चलाना है, आइन के मुताबिक चलाना है। जब तक वो नहीं होगा, देखें, हम बीच में कहीं पे यूटोपिया क्रिएट नहीं कर सकते कि हम बीच में एक इदारा खड़ा कर देंगे तो मुल्क में जनाब तरक्की हो जाएगी, हम दूसरी चीज़ खड़ी कर देंगे तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हम तीसरी चीज़ खड़ी कर देंगे तो मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस हो जाएंगे। नहीं, कुछ भी जो है वो सेपरेशन में नहीं होता, इंडिविजुअली कुछ नहीं होता। आपको सारी चीज़ें जो है ना मिल के, जब तक आप नहीं करते इन टोटलिटी, जब पूरे माशरे के अंदर चीज़ों को उस तरीके से नहीं चलाते, तब तक आगे चीज़ें नहीं बढ़ती। अभी तक हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, वो कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, इस तरह तो आई एम सॉरी टू से ये छोटी छोटी चालाकियां करके मुल्क नहीं चलाए जाते, इंतहाई सतही किस्म की हम जी। लेकिन काज़मी साहब, एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है ना कि हमारे देखें सियासतदान जो हैं, बुनियादी तौर पे तो कौम को शाऊर देना, तरबियत करना सियासतदानों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हमारे सियासतदान खुद पहले उस लाइन में लगे हों कि उस पोजीशन पे आएँ जहाँ उनका बुत तराशा जाए, और फिर वो इक़्तिदार, चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करें, फिर वो एक सफ़े का प्रचार करें, और उसके बाद जब वो हुकूमत से फारिग हो जाएं तो उन्हें आइन और कानून याद आ जाए, तो फिर ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। इसमें तमाम सियासतदानों की इसमें कंट्रीब्यूशन है। पर एंड ऑफ द डे उनकी ये भी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमें एक मुतफ़िका आइन भी दिया था। उस आइन के अंदर कतन तमाम चीज़ें परफेक्ट नहीं है। 73 के आइन का हम यहाँ बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। अगर आप देखें, बहुत सारे मसाइल हैं 73 के आइन के अंदर, लेकिन कम से कम एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया था जिसमें हम जिसके ऊपर वर्क कर सकते थे, जिसके अंदर लोगों के बुनियादी हकूक की बात हो जाए, लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हो जाएं, उसके अलावा हमने निज़ाम हुकूमत कैसे चलाना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें वाज़ेह कर दी गई थी। इशू ये है कि उसके होते हुए भी कोई उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देख लें, काजी फाइज ईसा साहब जो करके गए हैं, क्या आइन 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 करके उन्होंने, मतलब कि पूरी कौम को जितना आइन उन्होंने पढ़ाया है, शायद ही किसी ने पढ़ाया हो, आइनी जज, और वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बैठ के कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि जनाब इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उन्होंने कहा कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट देन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ये मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा है।
कि आप अगर जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सियासत में ना हो। सियासत में आने का मतलब जबर बर्दाश्त करना है, तशद्दुद बर्दाश्त करना है, झूठे मुकदमे बर्दाश्त करना है। ये कौन सा आइन है? ये कौन सी बात की है काजी साहब ने? तो ये वो सारी चीजें कि इसमें हम सब का किरदार है। सियासतदान इजी है, उनके ऊपर हम जरा ज्यादा तनकीद कर देते हैं, सारा बानो साहबा पे नहीं करते, इनसे डर लगता है, इनके अलावा बाकी सब पे कर देते हैं। तो मसला ये कि बाकी इदारों का भी तो किरदार है ना, उनके किरदार पे भी थोड़ी सी हमें, बल्कि उनको खुद गौर करने की जरूरत है। हमारी क्या मजाल कि हम गौर करें। काज़मी साहब, इस हवाले से काफ़ी सवालात अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, इसलिए इस पर बानो साहिबा से आपसे फिर किसी प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्मोक के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे नामवर फिजिशियन डॉक्टर जावेद अकरम साहब। वेलकम बैक। नाज़रीन, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया और लाहौर में तो ये आलमी मेयार से 8 गुना तक बढ़ चुकी है। पंजाब में, बल्कि लाहौर में प्राइमरी स्कूलों को भी एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इस खौफनाक शिद्दत के हवाले से सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या कहती हैं, पहले वो सुन लेते हैं। फिर डॉक्टर जावेद अकरम साहब मारूफ मुआलिज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि स्मोक किस हद तक इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है। हमने तो हॉस्पिटल्स में स्मोक काउंटर्स शुरू कर दिए हैं। स्मोक जो है वो सरहदों से आ रही है, एयर विंड से आ रही है, इसमें ट्रांस बाउंड्री कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर हमारा अपना जो कंपोनेंट है जब उसके साथ मिलता है तो ये कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि स्मोक क्या और किस तरह से तबाही पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखें, ये स्मोक कोई नई चीज़ तो नहीं है। ये जब हमारे बच्चे फॉग थी, फिर पोल्यूशन हुई तो स्मोक बन गई और हर साल बतदरीज वर्स्ट होती है। 2025 इससे भी वर्स्ट होगा अनफॉर्चुनेटली। और इसकी जो प्लानिंग है, ये अब जब स्मॉग आ जाती है तो होने का कोई फ़ायदा नहीं। ये पूरे साल का एक एक्टिविटी है जो होनी चाहिए और इसमें कानून साजी होनी चाहिए। और इसकी अनफॉर्चुनेट है कि हम जो लाहौर के शहरी हैं या पंजाब के शहरी हैं, ये एक साफ़ हवा के झोंके को यानी कि सांस भी नहीं ले पाते और गर्मियों में हम एक घूंट पानी का भी हमें साफ़ नहीं मिलता, इसलिए वहाँ डायरिया से शरह अमवात बहुत बढ़ जाती है और सर्दियों में स्मॉग से फेफड़ों की बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वेंटिलेटर्स और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए उनकी शरह अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर 10 मिनट बाद एक बच्चा कहीं ना कहीं अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और इसी तरह जो बूढ़े लोग हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई खुदा न खास्ता अल्लाह की तरफ से आफत है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे से बहुत ज़्यादा आलूदा थी आज से 30 साल पहले बीजिंग, और बीजिंग की जो स्मॉग थी वो वर्स्ट स्मॉग कहलाई जाती थी। उन्होंने 5 साल में उनकी हुकूमत ने इस पर काबू पा लिया। सिर्फ उन्होंने गवर्नेंस सही की, उन्होंने इन्फोर्समेंट कि अगर हम देखें अभी स्कूल बंद कर लें या कुछ भी बंद कर लें तो ये तो फायर फाइटिंग है, इससे कुछ भी नहीं होने लगा। सिर्फ थोड़ा सा मीडिया पे हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक इसकी पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं होगी, और दहशतगर्दी पे हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी बात की और जिन्होंने कराई वो मौजूद हैं। ये दहशतगर्दी जितनी है या उससे ज़्यादा अमवात का सबब बन रही है स्मॉग भी। और इसी तरह जो आपको पता है जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो हेल्थ पॉलिसी हमारी लॉन्ग टर्म जब तक नहीं होगी, एनवायरनमेंट पॉलिसी लॉन्ग टर्म नहीं होगी और जो भी हुकूमत आए वो अपना हिस्सा डालती जाए उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो इसका कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होने लगा। ज़ाहिर है स्टबल बर्निंग जो है इंडिया के उस बॉर्डर पे, लेकिन डॉक्टर साहब पंजाब हुकूमत तो ये दावा करते नज़र आती है कि जी हमने तो बड़ी देर पहले काम शुरू कर दिया था, फाइटिंग नहीं हम कर रहे बल्कि अभी काम नहीं शुरू किया, हमने 6 महीने पहले काम शुरू कर दिया था, लेकिन अमलन वो काम जो है फ़ायदा कहीं नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए इमरान, अगर आप देखें कि ये स्टबल बर्निंग है जो कि
कम से कम 50% अपना हिस्सा डालती है, बॉर्डर के उस पार भी और इस पार भी। इसके लिए हमें जो एनवायरनमेंट डिप्लोमेसी की बहुत सख्त ज़रूरत है। ज़ाहिर है इंडिया भी नहीं चाहेगा, इंडियन पंजाब भी नहीं चाहेगा कि उधर भी ये मामला बने, तो हमें उसकी बहुत ज़रूरत है, उन्हें एंगेज होने की ज़रूरत है। और जो हैप्पी सीडर्स हैं उनको उनकी फराहमी बर वक्त बहुत ज़रूरी है। अब इस वक्त क्योंकि जो किसान है वो जल्दी में है गंदम बीजने की, तो वो जला देता है बाकियात जो चावल की हैं, तो उसके लिए ये जो हैप्पी सीडर हैं ये इतना महंगे चीज़ है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता। गवर्नमेंट को सब्सिडाइज़ करना चाहिए, बल्कि फ्री दे देने चाहिए इस वक्त, और फिर जब उनको अल्टरनेटिव दे दे तो फिर उन पे क्रैकडाउन करे। इस तरह तो देखें वो अगर नहीं बीजेंगे गंदम तो कल को गंदम की भी किल्लत हो जाएगी। इसलिए ये पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। और इसी तरह जो आपकी फैक्ट्री महलों में घरों में एमिशंस कर रही हैं उनको रोका जाए। आप 50 अरब रुपए की फैक्ट्री लगा लेते हैं, ना आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं 10 लाख करोड़ का, ना आप एयर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, आपकी जितनी जो भी एमिशंस हैं वो सीधा हमारे रिहायशी इलाकों में आ जाती हैं। इसी तरह आप देखें कि पेट्रोल सब स्टैंडर्ड है हमारा, ज़्यादातर स्मगल होके भी आ रहा है ईरान से, और उसकी रिफाइनिंग भी नहीं हुई, तो इसलिए वो गाड़ियों का भी सत्यानाश कर रहा है, एनवायरनमेंट का भी सत्यानाश कर रहा है। और जो आम एक आपके देखने और सुनने वाले के लिए चाहिए वो तो जाहिर है उसने अपना और अपने बच्चों का, अपने बूढ़ों का ख्याल करना है, तो वो इंडोर रहे, मास्क पहने, अपनी कोमोबिलिटीज़ को ख्याल करे, खासकर वैक्सीनेशन करा के रखे। और इसके बाद खासकर शुगर, हमारे तकरीबन 50% 70% लोगों को शुगर हो गई हुई है, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है। वो जो कोमोबिलिटीज़ हैं वो मोर्टेलिटी ज़्यादा बढ़ाती हैं स्मोक से, और स्मोक एक ऐसी चीज़ है जो कैंसर भी बढ़ाती है, आपका फेफड़े की बीमारी भी बढ़ाती है, जल्द की बीमारी बढ़ाती है, आपके जिगर को भी ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये जो टॉक्सिक आपकी आर्सेनिक है, कार्बन है, ये सब अब्जॉर्ब होते हैं जल्द से, और ये बहुत ख़तरनाक हैं। इस डॉक्टर साहब आप खुद भी क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त मुआलिज भी हैं और वज़ीर सेहत भी रहे हैं पंजाब के, क्या आप नहीं समझते कि मसनूई बारिश से या ऑनलाइन काम से इसकी शिद्दत में कोई कमी की जा सकती है? देखें इमरान भाई, वो वक्ती तौर पे हो सकती है, लेकिन वो बहुत महंगा सौदा है। देखें उसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि बादल हों और डेंस बादल हों, मॉइस्चर से भरे हुए बादल हों और बहुत नीचे हों, फिर ये स्मॉग दे सकती है। इस वक्त कोई ना कोई बादल हैं ऊपर तक, ना कोई इस वक्त आपको सीडलिंग का फ़ायदा होगा, क्योंकि अब सीडलिंग या वेपर कहाँ इंजेक्ट करेंगे जबकि बादल ही नहीं है। इसलिए वो एक ठीक है, दिखावे के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जी हम ये कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली स्मॉग की को रोकना जब वो आ चुकी हुई है उसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्मॉग की जब जिन मुल्कों ने इस पे काबू किया है, ख़ासकर चाइना की मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ कि बीजिंग का आप हिस्ट्री देखें कि उन्होंने 3 साल में इसका किला कुमा कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसको इन्फोर्स किया। जब हम इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे, आप लॉकडाउन कर रहे हैं लेकिन कहाँ इन्फोर्समेंट है उसकी? हमारी गवर्नेंस का सबसे बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब, कुछ जो माहिरीन हैं, तिब्बी माहिरीन, उनका ये कहना है कि ये कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है और माहौलियाती आलूदगी से एवरेज एज भी कम हो जाती है, औसत उम्र भी इंसान की कम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। इसमें डिप्रेशन का बहुत तल्लक है, खुदकशियाँ बढ़ जाती हैं, इसमें जो आपकी कुव्वत मदाफ़त है वो ख़त्म हो जाती है, जो बच्चों की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, बच्चों की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो नहीं डेवलप हो पाती। बूढ़ों के मामला ये है कि ख़ासकर अगर आपके घर में लोग सिगरेट पीते हैं तो बाहर भी वो आलूदगी से है और घर में भी आलूदगी है, तो कम से कम ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमारे घर वाले छोड़ सकते हैं ना, सिगरेट नोशी और इन चीज़ों को। बाकी बार बार गरारे करें, बार बार आंखें धोएं, गुसल अगर एक दफ़ा करते हैं तो 2 दफ़ा करें, कोई ना कोई मॉइस्चर ज़रूर, चाहे सरसों का तेल है या ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं तो बॉडी में लगा के रखें। उन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा होता है। और अपनी शुगर या ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, उनकी दवाइयात ज़रूर खाएँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर इन स्मॉग से आपका तकरीबन, अगर आप 1 गोली पे कंट्रोल था तो अब आपको 2 लेनी पड़ेंगी। ये एकदम बढ़ता है और फालिज का बायस बहुत बनती हैं ये
स्मॉग और ये पोल्यूशन और ये जो चीज़ें हैं, इसलिए एक स्ट्रेस है, ये कांस्टेंट स्ट्रेस है, मेंटल भी और फिजिकल भी, जो कि बिल्कुल आपने सही कहा कि आपकी लाइफ स्पैन पे भी बहुत इफेक्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने डॉक्टर जवेद अकरम साहब की गुफ्तगू सुनी कि ये एक गवर्नेंस का मसला है और सिर्फ आर्जी तौर पे इसको जब स्मोक आ जाए ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए हुकूमत को ठोस पॉलिसी बना के अमली इक़दाम करने होंगे। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।